गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? हम लोग क्लास फोर के जो चैप्टर नंबर 14 है उसको डिस्कस करेंगे आज, और राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में एसएसटी में। हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्यों को हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के डिफाइन को देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने राइट्स के बारे में पढ़ा था, राइट्स क्या होते हैं। इसमें हम लोगों ने डिफाइन पढ़ा था कि अ राइट इज़ अ पावर और अ फ्रीडम गिवन टू अस बाय अ लॉ। एक अधिकार एक शक्ति है जो हमें संविधान के द्वारा मिलती है, और जो जिसे मानना सभी का अधिकार है और कर्तव्य है। ये दोनों संविधान के द्वारा मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ऐसा बॉडी है जो नियम और प्रिंसिपल को हमारे देश के में रूल करने की प्रिंसिपल और को पर आधारित है। यानी कि हमारा जो देश है वो किस नियम पर और किस प्रिंसिपल पर, सिद्धांत पर चलता है। तो उस नियम या उस सिद्धांत का नाम क्या है? तो उस सिद्धांत का नाम होगा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। कहता है कि इसी संविधान पर हमारा जो देश है वो एक नियम और एक सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। दूसरा कहता है कि 3 ऐसे मौलिक अधिकारों के बारे में बताइए जो हमारे भारत देश के नागरिकों को मिला है। 3 ऐसे मौलिक अधिकारों के बारे में बताइए। तो 3 ऐसे मौलिक अधिकार में क्या है? सबसे पहले अगर हम लोग कोई भी ले ले तो पहला है राइट टू जस्टिस, दूसरा है राइट टू लिबर्टी, और अगर तीसरा ले ले तो वो है राइट टू इक्वालिटी। मतलब 3 ठो कोई भी बोल सकते हो। राइट टू जस्टिस, न्याय का अधिकार। दूसरा है लिबर्टी, अपने एक्सप्रेशन को, अपने अधिकार को, अपने 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 विचार को एक दूसरे से प्रकट करने का अधिकार, और एक समानता का अधिकार। यही 3 ऐसे राइट्स हैं जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं। क्लियर? चलिए, ये 2 क्वेश्चन क्विक चेक का हो गया। आगे कहता है कि हमारे जो अधिकार है, हमारे जो मौलिक अधिकार है वो हमारे संविधान के द्वारा बनाया गया और हमें संविधान के द्वारा ही मिला। कहता है कि कोई भी व्यक्ति इस मौलिक अधिकार के खिलाफ नहीं जा सकता है। अगर वो जाएगा यानी कि वो कानून के खिलाफ जा रहा है। क्लियर? कानून के खिलाफ जा रहा है ना? क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई लॉ मेकिंग बॉडी है तो वह है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हम लोगों ने पढ़ा भी था, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कुछ 2-3 वीडियो पहले, जस्टिस इज डिलीवर्ड बाय लॉ कोर्ट्स। कहता है कि कोई भी न्याय हमें जो है कोर्ट से मिलता है, जिसपे कहता है कि ये जो पिक्चर दिखाया जा रहा है, ये पिक्चर जो है दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट का है। कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय। यानी ये ऐसा कोर्ट है जहाँ पर कोई भी मसला, कोई भी लड़ाई या कोई भी केस जो है वो 100% सॉल्व हो जाता है। क्लियर? सबसे पहले हम लोग जो कोई भी केस है, कोई भी हम लोग को जस्टिस मिल रहा है तो हम लोग सबसे पहले सिविल कोर्ट जाते हैं, उसके बाद जाएंगे हाई कोर्ट, अपने स्टेट का हाई कोर्ट हो जाएंगे,
और जब वहाँ से नहीं सुधरा तब हम लोग यहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। हम लोगों को अधिकार के बारे में हम लोग देखें कि हम लोगों के मौलिक अधिकार क्या क्या थे। तो मौलिक अधिकारों के बारे में अगर विवेचना किए थे तो हम लोग में सबसे पहले न्याय का अधिकार पढ़े, फिर लिबर्टी का अधिकार, जिसमें कि हम लोगों ने बताया कि कोई भी धर्म हो उससे संबंधित हम लोगों को त्यौहार मनाने का मौका मिले, हम लोग कहीं भी फ्रीली जा सके, कहीं भी ट्रैवल कर सके, हम लोग अपनी बात को, अपने विचार को रख सके, अपने ओपिनियन को बिना डरे, विदाउट एनी फियर, बिना डरे हम लोग अपने विचार को बड़े ही आसानी से, बड़े आज़ादी पूर्वक रख सके। सबसे बड़ी बात क्या है कि हाउएवर वी, क्या कह रहा है, हाउएवर वी कांट कॉज हार्म टू अदर्स विथ आवर स्पीच। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अगर हम स्पीच बोल रहे हैं तो जिससे किसी नेता, प्रतिपक्ष, किसी पार्टी या किसी एक विशेष व्यक्ति को चोट ना पहुंचे, ठीक है, जिससे कि आपको जेल हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको राइट टू लिबर्टी का अधिकार मिला है तो आप अपने विचार को गलत तरीके से रखें, है ना। गलत तरीके से अपने विचार को नहीं रखना है ना। ये नहीं कि आप गलत तरीके से किसी को अब्यूज बोल रहे हैं और अपने अधिकार को रख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे है राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी को तो मैंने बताए थे, समानता का अधिकार। हमारे भारत देश के जितने नागरिक हैं, कानून की नज़र में सारे लोग एक समान है, एक बराबर है। कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा, कोई भी व्यक्ति गरीब या अमीर, कोई हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, एजुकेटेड हो या इलिटरेट हो। एजुकेटेड यानी पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, जिसे लिखने या पढ़ने नहीं आता हो, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो, सभी को सम्मान मिलेगा। ठीक है, सभी को एक नज़र से देखा जाए, एक समान नज़र से देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वे सारे जो नागरिक है, चाहे वो गरीब है या अमीर है, महिला है या पुरुष है, चाहे वो किसी जाति से है, क्या चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, चाहे वो किसी धर्म से हो, है तो हमारे भारत देश के नागरिक ही, क्योंकि उनका जन्म हमारे भारत देश के भूमि पर हुआ, इसलिए सारे इंडियंस कहलाएंगे, इंडियन सिटीजन्स कहलाएंगे। न कि वो एजुकेटेड कहलाएंगे, अनएजुकेटेड कहलाएंगे, न कि वो पुअर या रिच कहलाएंगे, न कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के कहलाएंगे। वो कहलाएंगे तो इंडियन सिटीजन्स कहलाएंगे। क्लियर? ये हुआ आपका राइट टू इक्वालिटी, समानता थे। कहता है कि हमारे भारत देश में फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में शिक्षा का अधिकार सबसे ज़रूरी हो गया है, जिसमें हर एक बच्चे को शिक्षा लेना का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति स्कूल नहीं, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहा है तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि आप उसको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। देखिए, राइट टू एजुकेशन में क्या बताता है, राइट टू एजुकेशन वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन 2002 and came into effect in 2010 with the right to education act। कहता है कि शिक्षा का अधिकार जो था उसको संविधान में 2002 को ऐड किया गया, जबकि समझ जाइए संविधान का निर्माण 1949 में हो गया था, यानी कि लगभग 52 साल लग गए शिक्षा का अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों में जोड़ने में। 2002 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया और इसको प्रभाव कब लाया गया, 2010 में। यानी कि
सरकार ने यह निर्णय लिया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार नियम लाया जाए, जिसपे हर एक बच्चे को जिसकी आयु 6 साल और 14 साल है, 6 साल से 14 साल के बीच के बच्चों को एक आज़ाद और एक कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए। जितने बच्चे हैं जिनकी आयु 6 से 14 साल हो गई है, उन बच्चों को फ्री में और कंपलसरी, एकदम ज़रूरी है, शिक्षा का अधिकार दिया जाए। देखिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। कहता है कि एक बच्चा जिस प्रकार एक फ्लैग को लिए हुए खड़ा है, इसमें कहता है कि ये जो बच्चा है वो दिखा रहा है कि अपने नेशन को दिखा रहा है, अपने राष्ट्र को दिखा रहा है। कहता है कभी कभी आप देखते हैं कि जब नेशनल सॉन्ग होता है तो हम लोग जो है सीधे खड़े हो जाते हैं, और ये क्यों ऐसा किया जाता है? जब भी हमारे स्कूल में अगर राष्ट्रगान शुरू होता है तो हम लोगों को सावधान मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए, स्टैंड सीधे खड़े हो जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये राष्ट्रगान हमारे भारत देश को के उन वीर सिपाहियों के लिए समर्पित है जो हमारे देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर लिए। इसीलिए हम लोग अपने राष्ट्रगान जब भी प्ले होता है तो हम लोग सावधान मुद्रा में खड़े होके उनके लिए सम्मान प्रकट करते हैं, रिस्पेक्ट प्रकट करते हैं। क्लियर? और इसलिए हम लोग वैसे खड़ा हो जाते हैं। क्लियर? ये हुआ। अब जैसे यहाँ पे राइट वैल्यूज़ लिखा हुआ है, वही चीज़ लिखा हुआ है जो हम बताए अभी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फुलफिल आवर ड्यूटीज, स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स। ये हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोग एक छोटी सी चीज़ स्टार्ट करें, शुरुआत करें। क्या छोटी सी चीज़ है? ट्रीट एवरीवन विथ रिस्पेक्ट, सारे व्यक्ति को एक आदर पूर्वक देखें। ऑलवेज रिस्पेक्ट द इंडियन फ्लैग, कभी भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न करें, या जब भी राष्ट्रगान हो रहा हो तो सावधान मुद्रा में खड़े हो जाए। तो ये चीज़ें एक वैल्यू है, एक राइट वैल्यूज़ है जो हर एक भारतीय नागरिक के अंदर होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कभी कभी कि जब इंडिपेंडेंस डे होता है और जैसे ही ख़त्म होता है तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे जो है अपने झंडे को, फ्लैग को फेंक देते हैं। नहीं, क्योंकि इससे अपमान होता है, आपके झंडे का अपमान होता है। तो आप फ़ौरन उसे कहीं एक ऐसे प्लेस पे रख दीजिए, या अपने कॉपी में रख लीजिए, या उसको एक सही जगह पर रख दीजिए ताकि वो झंडा बर्बाद ना हो। ओके, चलिए, आवर ड्यूटीज़ जो है वो हमारा कर्तव्य जो है वो अगले क्लास में हम लोग इसको और अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे, और फिर हम लोग चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 का, आवर ड्यूटीज़, ये हम लोग अगले क्लास में इसको देख लेंगे। अगले क्लास में और बेटर तरीके से इसको समझेंगे। तो अभी तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हमारे अधिकार क्या क्या है, और हमारे जो है अधिकार के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर सोशलिस्ट, सोवरिन, सेकुलर और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, इन सारे चीज़ों के बारे में भी डिफाइन को पढ़ा। ठीक है, तो अगले क्लास में और बेटर तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे, ड्यूटीज़ के बारे में और भी समझने का प्रयास करेंगे, और फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 1-2 दिन का और वीडियोज़ है, तब तक तो आपका फाइनल टर्म कंप्लीट ही हो जाएगा, है ना। तो जैसे कि सोवरिन है, दिस मीन्स दैट इंडिया इज़ फ्री एंड नॉट रूल्ड बाय अनदर कंट्री। सोशलिस्ट है, इसका मतलब हो गया दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट विल strive to ensure that there is a social and economic equality among all citizens। समाज में सारे धर्म को सम्मान देना, सारे नागरिकों को एक साथ मिला करके चलना ही सामाजिकता है। सोवरिन यानी धर्मनिरपेक्ष,
सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष, सोवरिन का मतलब भारत एक संप्रभुता वाला देश है। संप्रभुता यानी कि संसार अपना एक प्रभु है, अपना उसका वह देश आज़ाद है, उस पर किसी तरह का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।